कितना पढ़ना चाहिए इसकी जानकारी? आप बताओ। कुछ ना कुछ सर, कभी कुछ और पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लगता है कि पॉलिटिक्स पढ़ ले, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, आप बताओ। बोरिंग हो जाता है। टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता, तो जो बनाते हैं वो बहुत प्रिसाइज बना देते हैं, और जो हमारा एक्चुअल लाइफ में होता है बहुत चीज थोड़ा बिल्कुल, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत ही आइडियलिस्टिक होकर बनाते हैं कि मैं आज से 8 घंटा पढ़ूंगा। 5 मिनट में बस। अब आपने अभी तक पढ़ाई तो की नहीं है, अचानक से आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। अब आदमी कुछ भी ना करे तब भी हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना घर में, मतलब दूध ही लेने गया होगा, पेपर ही लेने गया होगा, कुछ तो कर ही रहा होगा, उसकी शेड्यूल तो फिक्स ही होता है ना। अचानक से आप टाइम टेबल फिक्स कर देते हो अपना कि 8 घंटा, तो अब हो नहीं पाता है वो, क्योंकि बाकी परिस्थितियां तो हैं वैसी की वैसी है ना, आपने चेंज कर लिया लेकिन घर वाले और आपके एनवायरनमेंट तो वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या आती है कि जब भी टाइम टेबल बनाओ तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, और कभी भी बहुत टाइट मत बनाओ। ऐसा नहीं कि शुरुआत से, जैसे मैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और उसमें से खासकर वो लोग जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो चुके होते हैं, 5 साल हो चुके होते हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में बच्चे हैं, पति हैं तो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए 5-7 साल हुए, तो सबको मैं बोलता हूँ कि पहला महीना जो है वो कम से कम पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ो। कैसे मेरे पास 4 घंटे, मैं कहना घंटा एक ही पढ़ो आप, क्योंकि 4 घंटे अगर मैंने बोला आपसे पढ़ने के लिए तो पक्का नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 10 साल की छोड़ी शरीर वैसा बन चुका है कि अब उसमें अब वो अभी ना इस मशीन को भी तो लगेगा, समय लगेगा ना चीज़ों को आने में, ठीक है। और अब पहले दिन ही अगर आप अपने आप को मैक्सिमम अपनी लिमिट पे ले जाओगे, मैक्सिमम लिमिट पहले दिन लेके चले जाओगे, तो ये ब्रेक डाउन होगा ही होगा। बेहतर क्या होता है कि धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ाते चले जाओ, और 2 से 3 महीने के बाद अपनी मैक्सिमम पीक पे लेकर आओ अपने आप को। जब तक आपकी बॉडी और आपका दिमाग दोनों जो है वो ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं, ज़्यादा उसमें ऑयल आ जाती है, ज़्यादा तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है मैक्सिमम लोग ना शुरू के 1-1.5 महीने में पढ़ाई छोड़ देते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर, चाहे वो कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हो उन्होंने, हो अगर वो दिल्ली में जाके लाखों रुपए देके आएंगे तो 1-1.5 महीने में मन तो बना लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, भले ही कोचिंग जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन मन तो बना लेते हैं कि नहीं हो पाएगा और हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि पहले दिन से उन्हें मैक्सिमम लिमिट पे अपने ला दिया होता है। अगर वही शुरुआत करते हैं स्लोली, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते तो डिलीवर भी होना शुरू हो जाता। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स 5 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में है, थोड़ा तेज पढ़े, फटाफट पढ़ेंगे, टाइम कम है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई मेंस वाला इसमें है भी नहीं, इधर आ जाओ थोड़ा सा दिख रहा है हमको। ठीक है, चलिए। Which state astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observation? यूनेस्को की लिस्ट है जो एंडेंजर्ड हेरिटेज को करती है। ठीक है, उसमें एक नया कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो इंक्लूड की गई है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से, कहाँ, किस राज्य की है? बिहार। आपने बोला बिहार, और सवाल है बिल्कुल सही, बिहार है। लंगत सिंह कॉलेज है, ठीक है, इसे LS कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। ठीक है, ये जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड में डाली गई है, और ये लगभग 1916 में बनाई गई थी। इसमें ऑब्जर्वेटरी थी एस्ट्रोनॉमी की, जो अंतरिक्ष में जो स्टडी करने के लिए बनाया गया था। बाद में धीरे धीरे ये उपेक्षा का शिकार हुई, और हालत ये हो गई कि धीरे धीरे करके सारे इक्विपमेंट भी चोरी हो गए वहां से। तो उसको जब इक्विपमेंट्स भी चोरी हो गए तो फिर इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब 2-3 चीजें यहां से देखेंगे। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? खत्म होने के लिए। आपको ना हमेशा एक एनवायरनमेंट में सवाल आएगा। ठीक है, रेड डेटा बुक आती है, रेड डेटा बुक, ठीक है, नाम सुना है? रेड डेटा बुक एक किताब छपती है जिसमें जो भी स्पीसीज, प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज, उनको कितना खतरा है। तो कुछ एंडेंजर्ड होते हैं, कुछ थ्रेटेंड होते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल दे पाओगे आप लोग? कुछ डायनासोर तो हो गया, चलो ठीक है। और सर वो आपने बताया डोडो, ठीक है, ऐसे कई होते हैं। ठीक है, फिर कुछ थ्रेटेंड होते हैं, ठीक है, कम थोड़े, उसके बाद एंडेंजर्ड। तो ऐसे लिस्ट तैयार होती है। तो हर साल आपको करना क्या है कि अब ऐसे तो याद नहीं कर पाओगे सारे के सारे, तो उस साल जो इंपॉर्टेंट आए होते हैं, उस साल कुछ इंक्लूड होते हैं, उनको ध्यान दे देना है आपको कि क्या हुआ है, कि वो कौन सी लिस्ट में है, थ्रेटेंड में है, एंडेंजर्ड में है, एक्सटिंक्ट में है, किस में है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आप। इसे 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसको अब अलग अलग है, आप
पढ़ लीजिएगा, इसके मैं आपको चिपका दिया इसके अंदर, ठीक है, आपको पढ़ने काम आ जाएगा, खुद ही पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर द 2022? किसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको, उसका चेयरमैन जो है वो बन रहे हैं, कौन है? तो क्या मारिए, तो कहीं मान लो यार, इंडिया, इंडिया, ठीक है। इंडिया इज सेट टू होस्ट द डिप्लोमेट्स ऑफ द 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड रशिया। यूएन के बारे में पढ़ते हैं। यूएन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। यूएन कब बना था? हाँ ठीक है, 1945 में बना था। उससे पहले क्या था? 1945 में बना, उससे पहले क्या था? आपने लीग ऑफ नेशंस पढ़ा, सुना ना लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है। तो फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रोक नहीं पाया, अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकने पर खत्म हो गया। उसके बाद 1945 में आपके यूएन बन गया, ठीक है। यूएन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है यूएनजीए, जनरल असेंबली। इसका मतलब क्या होता है? ये एक असेंबली है जिसमें सारे कंट्रीज जो यूएन के मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। यूएनजीए, ठीक है। उसी का एक और विंग है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या कहानी है सिक्योरिटी काउंसिल की? कुछ परमानेंट मेंबर हैं और कुछ टेम्परेरी मेंबर्स हैं। कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन? चाइना है, अमेरिका है, रशिया और ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। 5 हो गए परमानेंट मेंबर्स हैं। और हर साल कुछ 15 मेंबर, 2 साल में या 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें हर 2 साल के 2 साल के अंतराल के लिए चुने जाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग ले जाते हैं। तो इंडिया हाल फिलहाल इसका मेंबर है, नहीं मेंबर है इसका, नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो है, ठीक है, जो कि दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो सवाल क्या बनता है? सवाल आता है कि जब आपका एग्जाम आएगा ना, सवाल पूछा जाएगा कि नए कौन से मेंबर आए हैं, नॉन परमानेंट मेंबर आए हैं, ठीक है ना। हर 2 साल बाद ऐसे आता है। तो आपको वो 4-5 आपको याद रखने, पहला चीज तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो खास लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं, इनके पास क्या पावर है? वीटो करने की। वीटो क्या चीज होती है? किसी भी डिसीजन को हाँ या ना, मतलब कोई अगर सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ प्रपोजल आता है तो कहानी है कि एक सभी को यूनानिमसली उसको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं। किसी ने भी हाथ खड़ा कर दिया तो वो हो जाएगा। अब जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अब इंडिया को सपोर्ट करता है रशिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चीन। तो कश्मीर के मैटर को जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाने की कोशिश करता है, मतलब अगर पाकिस्तान उठाता है तो रशिया इसको विरोध कर देता है, तो कभी भी ये बात उठ नहीं पाती है, ठीक है। इंडिया और कुछ और कंट्रीज भी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस परमानेंट सीट में आ जाए। आपका मेंस का सवाल आ सकता है कि भाई ये जो अगर 5 अगर बढ़ा जाएगा तो कितनी संभावना है इंडिया के आने की, पहली चीज। और इंडिया अकेले नहीं आएगा, कुछ और कंट्रीज हैं जैसे जापान है, ठीक है, जर्मनी है, ब्राजील है, ये चाहते हैं कि आए और थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि अब 1945 की कहानी अलग थी, उस समय दुनिया अलग थी, 2022 में दुनिया अलग हो चुकी है, ठीक है। तो अब ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, जापान को इग्नोर नहीं कर सकते, उधर जर्मनी भी बहुत बड़ी पावर है, तो इनका भी तो रोल कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके GS2 में आपका आता है मेंस में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि यूएन अगर इसमें आ भी जाते हैं तो क्या फायदा है या क्या नुकसान है, और क्यों नहीं पता कि इंडिया आ पा रहा है। इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वैसे तो कई मैटर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात बताऊं मैं आपको क्या है, इंडियन की फॉरेन पॉलिसी के साथ, बस थोड़ा सा मैं जोड़ के बता रहा हूं आपको यहाँ पे। वैसे तो कई और भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जो होता है ना, वो कुछ लोग मोहल्ले में नेता होते हैं, हो ना। नेता कौन होता है मोहल्ले का? जो किसी भी प्रॉब्लम में या किसी के भी मैटर में जाकर इन्वॉल्व होना होता है। उसका अपने मैटर नहीं होता, लेकिन दूसरा पड़ोसी का आधार कार्ड बना कि नहीं बना, तो राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, या वो कूड़े वाले ने कूड़ा फेंका कि नहीं फेंका, किसी मैटर में जाकर इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति मोहल्ले के किसी भी मैटर में जाकर इन्वॉल्व होता है तो अपने आप वो नेता बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? फिर एक ऐसा वक्त आता है सभी लोग मिलकर उसको जिता देते हैं और कहते हैं भैया सारी जिम्मेदारी तुम ले लो तो तुम नेता हो। दुनिया में कहानी ऐसी है कि दुनिया में जहां जहां डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहां पर भी तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा।
ठीक है, इंडिया की दिक्कत है, इंडिया स्टैंड नहीं लेता। अब इंडिया के यहां पर क्या हुआ, इंडिया चाहता है कि, इंडिया कहता है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि मैं किसी के मैटर में नहीं हुआ बोलूंगा मैं। लेकिन जब आप ऐसा न्यूट्रल अप्रोच रखते हो, ठीक है, आपके लिए अच्छा है, अभी आजकल बहुत अच्छा यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर आप नेता नहीं बन पाते हो। नेता बनने के लिए दूसरे के फट्टे में आपको टांग घुसोड़नी पड़ेगी, आपको भी इधर या उधर आपको आना ही पड़ेगा। आप फिर ये नहीं बोल सकते कि मैं तो अपना करूंगा जो कर रहा है, तो ऐसे में नेता नहीं बन पाते हैं फिर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडिया को जो आ रही है वो ये आ रही है, या तो इंडिया को बिल्कुल अपने आप को किसी मतलब लड़ाई कहीं भी हो रही है अपना बात बोलनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका क्या बोलता है, चाहे वियतनाम में लड़ाई हो रही हो, कोरिया में लड़ाई हो रही हो, रशिया में लड़ाई लड़ रहे हो, अफ्रीका में हो रहे हो, अमेरिका हर जगह घुसेगा, घुसता ना, तो अमेरिका बन गया ना आपका पुलिसमैन पूरा, तो नेता है वो। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो बस मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ठीक है, चलिए, तो काउंटर टेररिज्म का मतलब क्या होता है, टेररिज्म के खिलाफ एक मैंने एक कमेटी सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO, शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, वो बेसिकली ज्यादातर इसी में फोकस करती है, काउंटर टेररिज्म को फोकस करती है। इंडिया इस मैटर में बहुत अच्छा है। चाइना और इंडिया के जब भी कभी ये संबंध अच्छे होते हैं तो चाइना जो सीखने जाता है इंडिया से, वो यही काउंटर टेररिज्म में सीखने जाता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया का 70 साल का एक्सपीरियंस है, 70 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है। ठीक है, इसको बंद कर दो। हाँ, 70 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है। रशिया इजराइल हो गया काउंटर टेररिज्म में। ठीक है, तो जो ये अमेरिका वाले होते हैं या जो, हाँ अच्छा है, तो काउंटर टेररिज्म में इंडिया जो है काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। किस तरह से, अगर मान लो बिल्डिंग में हॉस्टेज, तो लड़ाई भी अलग अलग तरीके से है, खुला युद्ध लड़ना अलग चीज हो गई, बिल्डिंग में हॉस्टेज बना दिए गए तो वहां से कैसे निकालना है, क्योंकि इंडिया में तो हमेशा रेड अलर्ट में रहते हैं हम लोग, 15 अगस्त आएगा तो रेड अलर्ट में है, 26 जनवरी तो रेड अलर्ट में है, ये तो आता रहता है। ठीक है, तो इंडिया जो है टेररिज्म से लड़ ही रहा है। ठीक है, और टेररिज्म के ऊपर आपको भैया थोड़ा सा पढ़ते रहना है, अभी और भी पढ़ेंगे टेररिज्म का मतलब क्या होता है इस चीज को। चलिए देखते हैं। लार्सन टोब्रो L&T नाम सुना है कंपनी का नाम, साइंड एन MOU विद विच स्टेट टू सेट अप एन IT एंड ITS टेक्नोलॉजी पार्क। एक पार्क जो है IT पार्क किसे कहते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर पार्क, तो वो L&T जो है उसमें उस स्टेट ने MOU साइन किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, आपके पास बेंगलोर में है, लेकिन वैसे अपने लखनऊ में भी है। अरे है तो मतलब छोटा सा, ठीक है, छोटा है बड़ा क्या हुआ। ठीक है, तो गुजरात के साथ साइन किया है। ठीक है, गुजरात के साथ उन्होंने साइन किया, L&T वडोदरा में ये किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें बोला कि भाई हम जो है 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लगभग 2,000 इंजीनियर्स को इसमें नौकरी मिल जाएगी, जिसमें से लगभग 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स अगले 5 साल के अंदर मिलेगा। ठीक है, ITES का मतलब क्या होता है, ITES या IT एम्बेडेड एनेबल्ड सर्विसेज, सॉरी ITES कहते हैं। ठीक है, L&T नाम कहाँ सुना है अपने, किस किस कंस्ट्रक्शन, खास बड़े बड़े पुल बनाने में। ठीक है, यार ये इंडियन कंपनी है, मतलब अंग्रेजों के टाइम से पहले शुरू हो गई थी, अब ये फुल्ली इंडियन ओन्ड कंपनी है। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म है TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, उस पर किस बैंक ने अपना पेमेंट गेटवे जो है वो उन्होंने उस पर क्या किया, उसने लिस्ट किया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने जो है OIT का जो TIN 2.0 प्लेटफॉर्म है, इसके साथ अपने आप अपना गेटवे, पेमेंट गेटवे जो है वो उन्होंने लिस्ट कर दिया है। अच्छा, अब एक चीज है, UPI का नाम सुना आप लोगों ने, यूज किया है? चले नहीं किया अभी तक। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो यूज कर रही होगा ना, क्रेडिट कार्ड नहीं किया हुआ अभी, क्रेडिट कार्ड मत लेना ज्यादा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, एक जो क्वेश्चन आएगा, इंडिया जो है वो UPI प्रोसेस में 5 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है उसने अचीव कर लिया मार्च के महीने में, यानी मार्च 2022 में इंडिया ने UPI से 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं। ठीक है, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और हैरानी की बात ये है कि जो सेकंड है चाइना, वो उससे 3 गुना इंडिया ने ज्यादा किया हुआ है, चाइना से 3 गुना ज्यादा किया हुआ है, सेकंड नंबर पे है। और अगर अमेरिका की बात करें तो लगभग 6.5 गुना अमेरिका से ज्यादा है। तो UPI के मामले में इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है ये। ठीक है, ऑनलाइन ये पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, आजकल तो देखा 2-3 रुपए भी लोग यार अभी
फ़ोन पे कर देते हैं इसके अंदर। फोनपे वगैरह का मतलब इंटरनेशनली चलते हैं क्या, मतलब अगर इंटरनेशनल कोई रशिया में है वहाँ से हमें पैसा भेजना चाहिए? नहीं, उसके लिए दूसरा होता है ना, उसके वेस्टर्न यूनियन होता है। अगर पैसा बाहर से यहाँ इंडिया आएगा तो उसके लिए अलग चीज़ चलती है, वेस्टर्न यूनियन उससे चला जाता है। सर ऐसा कभी हो पाएगा क्या, मतलब कि जैसे फोनपे या फिर ये सब जो है अब आगे वो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, किससे टाई अप कर रखा है, क्या कर रहा तो डायरेक्ट है, बैंक से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी फीस आती है यार, मुझे कहीं से बाहर के विदेशी लोगों ने फीस भेजी है तो बैंक से हो जाता है, लेकिन ये फ़ोन पे और इससे नहीं होता है ये चीज़ें। हाँ ठीक है। अब यार अब देखो, जब तक ये बन रहा है अभी तक नहीं है, हो सकता है किसी से टाई अप कर लिया हो गया हो, ठीक है। अभी तक इस तरह से तो कोई पेमेंट नहीं आया मेरे पास। इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट? फ्लोटिंग पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा, फ्लोटिंग में तैरता हुआ, ठीक है। कहां पर है, कहां बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बनेगा। कहां पर? आपका है खंडवा में। खंडवा में अशोक कुमार और किशोर कुमार का गांव है ये खंडवा, ठीक है। अच्छा, अब अभी बनेगा एट परसेंट, तो सबसे बड़ा है वो तेलंगाना में है, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे सोलर बिजली बनेगी हमारी, लगभग कितना, ये 22-23 में तैयार हो जाएगा, लगभग 600 मेगावाट जो है वो बिजली उत्पादन उसका हो जाएगा, ठीक है। रिन्यूएबल इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। देखिए, एनर्जी सबसे बड़ा, एनर्जी और फूड अगले 10-20 साल में सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में आ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश की हालत कुछ खराब हो रही है, जो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश की अच्छी नहीं है। श्रीलंका की तो बैंड बजी गई, पाकिस्तान की बैंड बजी, लेकिन बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल में बहुत बड़ा एक हब है, जितनी भी टी शर्ट इस समय दुनिया में बन रही हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से बन के आती हैं। मतलब अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, जैसे अगर हम मोबाइल की हम बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं कि चाइना में मतलब फैक्ट्री, आईफोन ले लो या कुछ भी ले लो, उसी तरह से जो टी शर्ट्स हैं या टेक्सटाइल है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में हो रही है, क्योंकि वहाँ मैन पावर सस्ती है और उसमें भी 50% से ज़्यादा लोग, महिलाएं काम करती हैं उसके अंदर, तो वुमेन एम्पावरमेंट पहुंच जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि यही चीज़ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इनकी इंडस्ट्री है, जिसने इतना पैसा कमा के दिया, आज वही उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि टेक्सटाइल में एनर्जी चाहिए होती है भाई, प्लांट चलाने के लिए पैसा चाहिए, और बांग्लादेश पूरे की पूरे डिपेंड करता है जैसे बाहर से ही उसको एनर्जी मिले, चाहे वो गैस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोविड आया तो उनका जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया, अब एक बार रेवेन्यू कम हो गया, पैसा कम हो गया, लेकिन जो तेल और जो गैस लेनी है वो तो ऐसा एज इट इज लेना है। प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश ने अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी के पास सोचा ही नहीं, अल्टरनेट एनर्जी के पास सोचा ही नहीं। जैसे इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और हो सकता है अगले 10 साल या 20 साल के अंदर इंडिया जो है वो हाँ अपना बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इस मामले में हो जाए, ठीक है। अब बांग्लादेश के भी चैलेंज यही आ रहा है कि उसने अभी तक सोचा ही नहीं है। अब पहले तो सोचे, फिर इंप्लीमेंट करे और फिर उसके रिजल्ट आए, तब जाके उसको कुछ फायदा होगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो पैसा है, जैसे इंडिया का बहुत बड़ा पैसा जो है वो तेल खरीदने में लग जाता है, वैसे बांग्लादेश का भी तेल खरीदने में लग रहा है। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं, रिन्यूएबल मतलब वही है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्यों सुना नाम, ठीक है ना। सवाल कैसे आएगा इसका, सवाल आता है हर साल, ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं, हाँ क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सबसे सोलर प्लांट पे कहा था, सोलर प्लांट तो चलो मान लिया, ठीक है, वो तो आप बता दो खंडवा में जो है वो है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बन रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो डेटा वाला आता है, जो अगर आप आर ओ दे रहे होते हो तो डेटा के ऊपर सवाल जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि भाई बताओ कि सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी से कितना एनर्जी बनी, मेगावाट या गीगावाट, कितना भी बना, ठीक है। सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो आपको ना हाइड्रो हो गया ऐसे मान लो ना, तो इन सबको आपको जो भी मौजूदा डेटा होगा उससे करना, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश करनी है। इस बात का ध्यान रखना, सवाल वैसे ही बनता है, खासकर ये आरओ वाले एग्जाम्स में खास करके आता है, डेटा वाले जो एग्जाम्स आते हैं, ठीक है। अगर किसी देश में एनर्जी खपत ज्यादा हो रही है तो इसका इंडिकेशन क्या है,
अगर मैं कहूँ कि भारत सरकार का जो एनर्जी यानी कि पेट्रोलियम और गैस लेने का जो बिल है या बजट है वो पिछले साल से 10% ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या निकल के आता है? ठीक है, चलो मान लेते हैं कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या निकल के आता है? कंजप्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि बल्ब जलाने से आपका वाला इतना बिल नहीं आता है। मतलब बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, जब बड़ी मशीन चलती है तब हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अगर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका एक इंडिकेशन ये है कि देश तरक्की भी कर रहा है, खपत हो रही है, एनर्जी खपत कहीं तो हो रही होगी ना। अब एनर्जी कहीं ली है तो कहीं तो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि एक ज़माने में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम तक कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता था कि वो देश स्टील कितनी बना पा रहा है, स्टील। तो जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टील बना रहा था, तो वो उसकी एक तरह से टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वाइज कितना वो एक्सपर्ट है वो इंडिकेट कर रहा था कि हाँ भाई, तो कोई स्टील बना सकता है। तो जैसे आज के बारे में एनर्जी कितनी खपत हो रही है, चाइना बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत हो रही है, तो फैक्ट्रीज ज़्यादा है वहाँ के अंदर, ठीक है। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी एंड कोंथानाकुलम बर्ड सेंचुरी which was declared Ramsar sites are located in which state? क्या है ये? हैं? आप बताइए। केरल, पिछले वक्त को केरल से बहुत प्यार कर रहा था, कौन था? काजल थे। केरल, हर जवाब में केरल, लेकिन इसका जवाब जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। लेकिन सवाल ये बताइए कि ये रामसर साइट्स कौन सी होती हैं? ये क्या होती हैं? सर जो किसी एरिया को सर सिग्निफाई करती है, जैसे कौन से एरिया को? वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है भाई? वेटलैंड क्या होता है? हाँ, क्या होती हैं? तालाब वालाब इस तरह की, ठीक है। आपके हो गया तालाब, हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा दलदली इलाके हो गए, पानी वेट मीन्स गीला गीला समझ जाओ यार, ठीक है। तो ऐसे जगह जो वेटलैंड्स वाला जो कि तालाब वाले इलाके हो गए, उनको, उन साइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन देनी होती है। क्यों जरूरी है प्रोटेक्शन देना? ड्रेनेज के लिए। कोई एग्जांपल दे सकते हो? तमिलनाडु में भी बाढ़ आ जाती है, इसलिए सूखा। शहर बड़े हो रहे हैं, अब मान लो ये मान लो शहर है, अब शहर के जो अगल बगल जो होता है वो आपका मान लो तालाब वालाब जो लगा हुआ है, ठीक है। अब शहर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो जो ये पानी को सोख लेने की जो क्षमता रखने वाली जगह थी वो खत्म हो गई। आपने उन तालाबों के ऊपर बना दिया बिल्डिंगें, बरसात ज़्यादा हो गई, ठीक है, थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तो जो पानी निकलने का रास्ता नहीं मिला तो जाके बाढ़ आ गई आपके अंदर। तो चेन्नई का जो बाढ़ आई थी कुछ सालों पहले, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि वेटलैंड्स ना रहने के कारण। भाई पानी अगर आया है तो कहीं तो जाए, कहीं तो। आजकल के मोहल्लों में क्या होता है देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में तो है, लोगों ने क्या किया है, वो नालियाँ होती हैं ना वो ब्लॉक कर दी हैं। अब थोड़ा सा पानी बरसता है तो ब्लॉक, मतलब पानी भर जाता है, थोड़ा सा देगा 15 मिनट भी होगा तो भर जाएगा पानी, ठीक है। तो अब यही हालत यहाँ पर भी है कि जब वेटलैंड्स खत्म कर दिया आपने, जो मॉनसून का पानी आया वो कहाँ जाएगा भाई? तो सड़कों में घूमेगा, टहलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? रामसर कहाँ पर है? ईरान के अंदर, ठीक है। और इसके बाद संधियाँ कई मतलब होती हैं। 10 नए साइट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं, 10 नई साइट्स हैं। वैसे कुल मिला के लगभग कितनी है इंडिया में? 64 हैं। 10 इस साल की है, जिसमें 6 जो है तमिलनाडु की हैं, एक गोवा की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की है। तो अगर आप चाहो अपनी तरफ से एफर्ट करो तो अभी तो बाकी जितनी साइट्स जोड़ी गई हैं इनके बारे में पढ़कर मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आप तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे यूनेस्को वाला जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये सवाल जरूरी नहीं कि इसी तरह से पूछ ले, वो तो मैच द फॉलोइंग सवाल पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। Who has been appointed as the director of the Prime Minister Office? PMO के जो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, श्वेता सिंह जो है वो एक डायरेक्टर बनी है PMO ऑफिस की, ठीक है। ये ज़्यादा खास नहीं है सवाल, ये टीचर नहीं है। बेस्ड ऑन द latest data by the Ministry of Commerce and Industry, the number of startups in India as recognized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has crossed a landmark milestone of कितना भैया उन्होंने ये आपका स्टार्टअप्स ने कर दिया है, लैंडमार्क कर दिया, क्रॉस कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट है ये
क्योंकि बड़ा बाकायदा भारत सरकार ने बड़ा उस पर क्या है 75,000 करोड़ का जो है कर दिया, सॉरी 75,000 जो है स्टार्टअप्स आ गए हैं, 75,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो आपके आ गए हैं। ठीक है, वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे हैं बिजनेस, हाँ नहीं इसलिए अलग अलग वैल्यूएशन हो सकती है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। नहीं, बायजूस नंबर 1 है, बायजूस की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो एडटेक है, ठीक है, बाकी दूसरी है जैसे ओयो है, ये सब अलग अलग कंपनी है। ये बिजनेस टुडे मैगजीन का जो है ये टॉप यूनिकॉर्न्स की बात हो रही है। यूनिकॉर्न क्या होता है आप बताओ, यूनिकॉर्न क्या होता है? आपने तो क्लास के अंदर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, टॉप मोस्ट कंपनीज, यूनिकॉर्न अनोखी और भैया सवाल ऐसा नहीं आएगा ना क्वेश्चन, अनोखी और अलवेली और ये चमेली। यूनिकॉर्न का आएगा कि वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है। ये तो बताया था यार, भूल गए? यूनिकॉर्न $1 बिलियन वैल्यूएशन से क्रॉस कर जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? वैसे देखा जाए तो एक घोड़ा जिसके ऊपर सींग लगी होती है, ठीक है, जो कि असली में नहीं होता है बट इमेजिनरी होता है, ख्याली बुलाओ, लेजेंड्स में, ख्याली बुलाओ नहीं, लेजेंड्स कहते हैं उसको, किससे कहानी में। तो यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि बोला गया यार ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जो इतना सक्सेसफुल हो जाए, तो अनोखी होगी, लेजेंड में किससे कहानी वाली, तो ये वर्ड यहाँ से आया यूनिकॉर्न। ठीक है, और अभी जैसे जब आप पढ़ोगे, अभी एक नई जो इंक्लूड हुआ यूनिकॉर्न के अंदर, वो फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और आई थिंक वो 100 बन गया, 101 बना हुआ है, आई थिंक 101 है या 10, आई थिंक 100 बन गए हैं, 100 का तो है। हाँ BMW ले सकता हूँ लेकिन ऑटो में जा रहा हूँ। कौन? वही जो फिजिक्स वाला। क्या पता है, देखो ना, अब ये सब मार्केटिंग वाले घंटे भी होते हैं, अब इनको छोड़ दो, कभी ऊपर से कूद के नीचे आते, कभी नीचे से कोई छोड़ो, उसके पर्सनल मैटर की बात नहीं करेंगे, छोड़ दो वो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी यहाँ फिलहाल आपसे जो बात कर रहा हूँ स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और वैसे देखो वो पैसा कमाया नहीं है, वो इन्वेस्टर्स ने लगाया है, तो अभी कमा के देना है, इसको तो उधारी समझो। ये पैसा ये नहीं कि 8,000 करोड़ उसी अलग पांडे के हैं, ना जी ना, वो बेचारे को इन्वेस्टर्स ने दिए हैं और उसको अब उसको रिटर्न्स निकाल के देना है, तो अब उस पर तो वैसे ही हालत खराब रहती है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टअप्स के बारे में पता करना। ठीक है, कितने इनके बारे में जानते हो? बायजूस का नाम सुना है? इनमोबी का नहीं, ओयो, रेजर पे नहीं सुना, पेटीएम जैसा होता है। ठीक है, ओला, फार्मेजी, ठीक है, स्विगी, ड्रीम 11, ऑफ बिजनेस, ब्राउजर स्टैक, क्रेड का तो ऐड तो देखे ही होंगे आपने। ठीक है, मीशो, ये लड़कियों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, जीरोधा, अभी ये जीरोधा बेस्ट कंपनी है, जीरोधा तो बताएंगे बारे इसके बारे में। स्टेक जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने वाली जो होती है, एक मात्र ऐसी कंपनी जो ₹0 से शुरू हुई, बिना किसी का फंडिंग लिए 10 साल के अंदर वो बन गई, यूनिकॉर्न बन गई। ऐसा नहीं कि मतलब जो यूनिकॉर्न से पैसा लिया और अपने आप को बड़ा दिखा दिया ना, इसने कमा के किया हुआ है। तो उसका केस स्टडी बड़ी अच्छी मानी जाती है कि ऐसा क्या किया कि एक कंपनी जो बिल्कुल, और ना ऐड किए, ना एडवर्टीजमेंट किया, ना किसी को कमीशन दिया है। आपने शेयर्स खरीदने वाले ना, तो ग्रो ऐप देखा, मैं नाम देखा, मैं यूज करता हूँ ग्रो ऐप, उस जहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वैसी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, फिनटेक है ये, फिनटेक नाम सुना? फिनटेक क्या चीज होती है? एक दो तीन वर्ड देखो यहाँ पे, एक फिनटेक है, ये देख रहे हो यहाँ पे फिनटेक, और ये एडटेक, एजुकेशन पर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस पे टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होगा? ये ऐप होगा, ठीक है, जहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हो। क्या, कौन सी? ये या ये नहीं पता मुझे इसके बारे में। ठीक है, अब आप हर चीज थोड़ी सर को बताओगे, कहीं कंपनी। ड्रीम 11 क्या है पता है? फैंटेसी गेम, ये सट्टेबाजी वाला सब है और कुछ नहीं है। इसको तो बंद होना चाहिए, लेकिन पैसा बहुत इसी में कम, क्योंकि ये फैंटेसी है, सट्टेबाजी नहीं है ना। है ना, गोवा में, मतलब इंडिया में कैसीनो जो है वो बैन है, कैसीनो बैन है, आप नहीं लगा सकते। किसी को खेलने जाना होता था इंडिया में तो वो जाता है, नेपाल जाता है, नेपाल जाके खेलता है कैसीनो में, यहाँ पे आप जुआ खेलते हो। गोवा के अंदर, अब गोवा में तो टूरिज्म है, अब टूरिज्म में वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी
तो फ़ायदा क्या? अगर वहाँ पे शराब बंद हो जाए, अगर वहाँ पे कैसीनो ना रहे, ठीक है, या इस तरह की जो एंटरटेनमेंट जो चीज़ें ना रहे, तो क्या फिर? तो वहाँ तो कौन आएगा फिर भाई? लोग घूमने आए तो क्यों आएंगे? ठीक है, वो चला चला जाए हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ चला जाए, फिर अगर कुछ मिलेगा नहीं उसको तो अब रूल तो ये है कि भारत की धरती पर कैसीनो नहीं हो सकता। ठीक है भाई, भारत की धरती में नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। गोवा में नदी बहती है, मंडोवी नदी, तो मंडोवी नदी के वहाँ पर एक उन्होंने बीच में शिप खड़ा कर दिया और वहाँ उस पर कैसीनो बना दिया। तो रूल बिना तोड़े हुए, तो रूल क्या था कि भारत की धरती पर कैसीनो नहीं हो सकता, लेकिन उस नदी में तो हो सकता है ना। तो ये ड्रीम 11 यही सब है बस, ठीक है। पानी में 2-3 है। हाँ तो ठीक है, ये गया वाला गोवा, ये खेल के आया, गया नहीं है, खेल के आया, फोटो लगाई थी इसने। अरे खेल भी तो क्या दिक्कत है यार। लास वेगास तो यार इसीलिए फेमस ही है, मेरा मन है बहुत जाने का। एक बार तो चक्री वाले में पैसा लगाने वाला है, तो किस्मत बहुत खराब है हमारी, जीतेंगे नहीं। हाँ तो रिटर्न्स कितने हैं? रिटर्न्स कितने हैं? अरे और गेम तो मुझे पता भी नहीं ना कौन से होते हैं, मैं कभी थोड़ी गया उसके अंदर देखने। उसमें क्या होता है? ना ना ना, और गेम कौन से होते हैं? पोकर तो होता ना, वही आपका फ्लैश होता ना, फ्लैश होता ना पोकर का मतलब तो वही होता है। कितने सारे सर वो गेम कौन देखे उसमें, कितने सारे उसके सिलेक्शन करा दो यार, तो अपने अपने तुम लोग फिर आप ही लोग के पैसे से जाएंगे। हाँ चलो, विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम? इंपॉर्टेंट, चिराग है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। अच्छा, जब ये क्वेश्चन बनाया ना, तो जब मुझे इसका आंसर नहीं पता था, तो मैंने इसको सोचा चिराग के बारे में। देख चिराग किस नाम, मैंने कहा यार ये पक्का कोई ऐसा कोई स्टेट होगा, ऐसा कोई स्टेट होगा जो इंस्पायर होगा मोदी जी से, जो इंस्पायर होगा मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी के भी बड़े इनोवेटिव निकलते आते हैं, नाम स्कीमों के नाम होते हैं। तो मैंने कहा ये पक्का ये होगा, ये चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो मैंने कहा पक्का ये मोदी जी होगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जब क्वेश्चन जब बना रहा था तो मैंने कहा पक्का ये होगा। तो मैंने कहा एक यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हरियाणा लग रहा है, और ये हरियाणा की स्कीम है ये, ठीक है ना। तो हरियाणा वाले हम क्यों पीछे रह जाएं? वाई शुड मोदी जी ऑलवेज, है ना तो वाली बात। तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री, इंपॉर्टेंट, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन प्राइवेट ऑफ EWS स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन प्राइवेट, क्या लिखा है यार ये? इसमें क्या है, सरकारी स्कूल और निजी स्कूल जो भी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, दोनों स्कूल्स के जो EWS जो बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको फंड करेगी, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन देगी। अच्छा, फ्री के ऊपर क्या है ना, आजकल एक बड़ा बवाल चल रहा है, रेवड़ी कल्चर। मोदी जी ने बोला अपने स्टेटमेंट में कि हमें इस तरह का रेवड़ी कल्चर से बैन करना। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये अब आप लोगों के सामने ये चीज़ आएगी जब एग्जाम में आप आओगे मेंस में, तो इस ये रेवड़ी नाम से नहीं आएगी, लेकिन जुड़ी हुई इससे जरूर आएगी कि जो सरकारें वेलफेयर स्कीम निकालती हैं तो कहाँ तक की सही है, इसके बारे में आप लोगों का मत क्या है। जो वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं निकलती हैं, इसके बारे में आप लोगों का मतलब निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए? हाँ, तो मोदी जी गलत बोल रहे हैं, तो आंसर क्या लिखोगे? ऐसे लिख दोगे निकलनी चाहिए? ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलनी चाहिए, क्योंकि सर ये हर स्टेट में नहीं, हाँ हर स्टेट में नहीं, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर कंट्री में नहीं, लेकिन यहाँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दो तीन चीज़ इसमें, एक तो ना हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नाम कोई चीज़ नहीं है, बहुत कम हम लोग सोशल सिक्योरिटी है हमारे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आप गरीब हो तो ये देश
मुश्किल है रहने के लिए आपके लिए, सच्चाई है, क्योंकि आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नाम कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल तो पेंशन योजना मिल जाएगी आपको बुढ़ापे वाली, तो 1000 रुपया। अब 1000 रुपये में क्या क्या मिलता है? 1500 रुपये में कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पावरफुल हो, अमीर हो, तो ये सबसे बेस्ट जगह है देश में रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मानते हैं लोग, पता नहीं। तो सोशल सिक्योरिटी का बहुत कम है हमारे यहाँ देश में, ठीक है। अब इसको ही जस्टिफाई करने के लिए हमने वेलफेयर स्कीम्स देखी हैं, अलग अलग स्टेट्स निकालती हैं कुछ खाने के रूप में, और स्कीम्स, रेंज ऑफ स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। चाहे वो मिड डे मील हो, ठीक है, चाहे वो पेंशन योजना औरतों को, बच्चों को, सब तरह से देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर ऐसी स्कीम जहां पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है और रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब आपने कहीं पर, क्योंकि भाई कहीं से तो आप पैसा लोगे ना और कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। अब वैसे मान लो कि कोई सरकार ये बोले कि भाई हम जो हैं वो 1000 करोड़ का हम जो है वो योजना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1000 करोड़ रुपए कहीं से तो लेगा ना, वो अपने ही जो उनका जो खजाना होता है उससे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब उससे रिजल्ट भी तो आने चाहिए। तो मेन है वो इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है, किस चीज पे हो रहा है। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज, पहला एग्जांपल, 1995 में आई मिड डे मील। मिड डे मील योजना तमिलनाडु शुरू होती है, ठीक है। अब यहां पर इस बच्चों को स्कूल में खाना दिया गया, दो चीजों का ध्यान देगी कि भैया एक तो ड्रॉप आउट जो है वो कम हो जाए, और दूसरा उनका जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण, वो शिकार कम हो जाए, मतलब उससे। तो देखा गया है कुछ समय के बाद कि दोनों चीजों में मतलब रिजल्ट देखने को मिला है कि मेल न्यूट्रिशन में भी कमी आई है और बच्चों का ड्रॉप आउट भी कम हुआ है। तो यहां पर अगर वेलफेयर स्कीम हो रही है, यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बेहतर है भाई, क्योंकि रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है। और कुपोषण का वैसे तो कई जो है प्रॉब्लम्स है, कि एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़कियों की हाइट बहुत कम है, लड़कों की भी हाइट बहुत कम है, लड़कियों की और लड़कों की दोनों की हाइट बहुत कम है, खासकर लड़कियों की हाइट बहुत कम है। तो मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है लड़कियों की हाइट कम है। अब रिसर्च ऐसी है कि लगभग 2 जनरेशन अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तब जाके 3rd जनरेशन में जाके उसकी उस जीन पूल से हाइट बढ़ेगी। 2 जनरेशन लगातार देना पड़ेगा, तब जाके फायदा होगा उसके अंदर, ठीक है। हाइट कम होने के अलग नुकसान हो सकते हैं, चलिए। तो इतना ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है। लेकिन वही तमिलनाडु है जो जिसने मतलब मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट हुई, वही तमिलनाडु है जहाँ पे DMK AIDMK पार्टीज हैं, जहाँ चुनाव के समय पर वो टीवी और फ्रिज, ये चीजें भी जो हैं वो बांटी गई हैं कि अगर आप जिता दोगे तो हम आपको टीवी देंगे। अम्मा योजना आ गई। अब अम्मा योजना ने मतलब जो अम्मा कौन थी, वो जयललिता, कि भाई अगर जिता दोगे तो हर घर में टीवी मिल जाएगा। तो टीवी और फ्रिज का क्या वो है, यूज है, या मोबाइल का भी कितना यूज है। अखिलेश गवर्नमेंट ने मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया योगी जी ने, तो रिटर्न्स क्या आ रहा है? क्या क्यों जितना पैसे से इन्वेस्ट किया तो रिटर्न आ रहा है किसी, मतलब कि बच्चों को मोबाइल देने से क्या सचमुच एजुकेशन बच्चों की बढ़ गई, क्या उनकी एजुकेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है? तो ये पैरामीटर होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम का पैरामीटर बस ये होना चाहिए कि वो जहाँ किस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है और रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। कि वो रेवड़ी है या इन्वेस्टमेंट है, वो डिपेंड करेगा कि कहां पर इन्वेस्ट और किस पर्पज से हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए कहानी सुनाई है क्योंकि आपको इन फ्यूचर में इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा कि वेलफेयर स्कीम, इंटरव्यू पूछेगा आपसे, बताओ वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो काउंटर कर सकता है। आप जो जवाब दोगे उस पर वो काउंटर कर देगा। Which state UT has inaugurated a project of the Women and Child Development Department to provide milk and eggs to children at all आंगनवाड़ी सेंटर। अभी देखो ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ठीक है। मिल्क और एग दे रहा है बच्चे को, तो मेल न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, आयरन की कमी दूर हो रही है, ठीक है। कहां पर हो रहा है ये भैया? ये अगर सभी आंगनवाड़ियों के अंदर, केरल के अंदर हो रहा है, ठीक है। साउथ के स्टेट्स है ना, इस मैटर में बहुत अच्छे हैं। साउथ के स्टेट्स मतलब एजुकेशन, हेल्थ बेस्ट माने जाते हैं इस मामले में, काफी मतलब नॉर्थ इंडिया से तो बेटर ही माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया वालों में अभी भी उस तरह का शिद्दत से फोकस नहीं है जो साउथ वालों का फोकस है, ठीक है। तो केरल चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन हैज इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स चिल्ड्रन टू ऑल आंगनवाड़ी इन द स्टेट, ठीक है। इसमें लगभग 60 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगेगा,
ठीक है, चलो तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है। आप कभी आप लोगों को मिला मिड डे मील? मिड डे मील तो 95 से तो हुआ ना, मुझे नहीं मिल पाया आज तक। मैं कब खाया है? गाँव में फ्रांचाइजी क्या मिलता था खाना? दलिया वलिया मिलता था? नहीं, हर डे का अलग होता था। अच्छा, सब कुछ डिपेंड करता है धाम कैसा है आपका। हाँ प्रधान अच्छा होगा तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ बड़े काम अच्छा बढ़िया खिलाते थे। तो प्रिंसिपल घर में भी आता था पैक करके। पैक वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। होती थी वो। पंजीरी? हाँ, वो आती थी। चलो, युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन विच स्टेट? बताओ, युद्ध अभ्यास कौन है? आप बताओ। अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है वो युद्ध अभ्यास नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज के सवाल बनते हैं। नेवी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, जितने भी एक साल के अंदर जितनी एक्सरसाइज होंगी अलग अलग स्टेट उसके साथ, तो इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021, ठीक है। ये हो रहा है 22वां जो है उत्तराखंड के औली में होगा। कहाँ होगा? औली के अंदर। औली में स्की बड़ी अच्छी होती है, वहाँ पर स्की की जाती है 18वीं सेंचुरी। अब यहाँ पर क्या रहेगा? 2021 में अलास्का में हुआ था। अलास्का कहाँ पर है? अमेरिका में है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह का याद रखना है। इन मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर ही बेसिकली जो एक्सपर्टीज होती है वो एक्सचेंज की जाती है। जैसे मान लो इंडिया जो है काउंटर टेररिज्म बहुत अच्छी है, तो अब यहाँ पर इंडिया की जो चीज़ें सिखाई जाएंगे अमेरिका वालों को कि देखो भाई अगर ऐसा माहौल आ जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे चाइना और इंडिया वालों का एक्सरसाइज हो रही थी, तो अब चाइना वालों को ये नहीं पता था कि टिफिन के अंदर बम हो सकता है। टिफिन के अंदर तो इंडिया ने कहा कि देखो अगर मान लो कोई ऐसा आपको टेररिज्म का एक थ्रेट मिल जाए तो आप इस जगह पर ढूंढिए कि टिफिन के अंदर, खाने के अंदर भी वो बॉम्ब रख सकता है इसके अंदर। तो ये सब एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो होता है। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान? ताइवान। ताइवान कहाँ है? ताइवान में बवाल चल रहा है ना, चाइना के तटीय क्षेत्र पूर्वी वाले तटीय। ये ताइवान आपका है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा अंग है, ताइवान कहता है हम आपके अंग नहीं है, ठीक है। इसके पहले आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, फटाफट हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको। ताइवान बिल्कुल चाइना के बगल में है, ठीक है। एंशिएंटली पहले जमाने में चाइना की जो भी चाइना का साम्राज्य था, ठीक है, उसने ताइवान के ऊपर भी राज किया। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, जापान का राज ताइवान के ऊपर हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो चाइना का फिर से मतलब एक उस पर आ गया। तो ताइवान कभी आया कभी गया, ऐसा होता रहा, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर 40s में 50s के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी? जो आजकल की चाइना की पार्टी है। और नेशनलिस्ट पार्टी कौन सी है? एक थे चियांग का शेख, ठीक है, वो था। तो कि कौन सत्ता पे कौन रहेगा, इन दो पार्टी की लड़ाई हुई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो वो जीत गई और जो नेशनलिस्ट पार्टी थे वो लोग मूव करके ताइवान में आ गए। और ताइवान में आके फिर वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को वो यहाँ से रूल करते रह गए, ठीक है। चाइना बोलता है कि चूंकि हमने पहले आप पे राज किया हुआ है तो आप हमारे पार्ट हो। लेकिन ताइवान कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ताइवान पे कई और कंट्रीज का भी राज रहा हुआ है। आपसे भी ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा से आपने हम पे राज किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बवाल चल रहा है। अच्छा, अब चाइना जो है वो, अच्छा ये तो हो गया कि क्यों वो चाहता है, ठीक है। चाइना का प्रेशर इतना आता जाता है कि चाहे इंडिया हो चाहे बाकी कंट्रीज हो, ताइवान को फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। एम्बेसीज भी नहीं है यहाँ पर, मतलब फुल एक जो होना चाहिए एक दो कंट्री के बीच में जिसका संबंध होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत है, अनऑफिशियल चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है। क्योंकि ताइवान के अंदर ना सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा, सेमीकंडक्टर का मतलब समझ जाओ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं सब में सेमीकंडक्टर लगेगा, ठीक है। एक ये कारण है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि भाई अमेरिका तो अमेरिका कि भाई लड़ाई कहीं पर भी होगी वहाँ तो जाना ही जाना है, तो ताइवान में चला गया। तो ताइवान के अंदर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ताइवान का। लेकिन ताइवान का एक अमेरिका का सपोर्ट करने का एक और भी रीज़न है जो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये लाइन जो देख रहे हो ना आप, ये लाइन जो देख रहे हो ना, ये डैश लाइन, यहाँ ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाइना के लिए ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाँ, जो ये साउथ चाइना सी है, दो चाइना में ना सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस इलाके में हुआ है, ठीक है। ये मंचूरिया हो गया, ये इलाका जो यहाँ पर तो डेजर्ट है, जो इंडिया की तरफ का चाइना है वो डेजर्ट है, तिब्बत है डेजर्ट है। लेकिन मेन यहाँ पे देखो बीजिंग भी इधर ही होगा, बाकी शंघाई भी इस तरफ, ये सब कुछ इधर ही है। तो चाइना में जो भी शिप आती है पेट्रोलियम
गैस लेकर जो भी, तो ऐसे आके मलक्का स्टेट से निकलते हुए यह ऐसे जाती है ताइवान के बाद। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको यहां से गुजरती है। अब मान लो ये रास्ते में ताइवान, मान लो अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, ताइवान जो है वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है ना सर्वाइवल की, क्योंकि इधर इंडिया बवाल किए, क्योंकि इंडिया इस पे इस इंडिया और रशिया जो अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ मलक्का पे फोकस करते हैं कि ये छोटा सा इलाका जो है यहाँ से जाने नहीं देना चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चाइना ने रास्ता क्या है, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट से जो इधर से निकलता है वो वाला रास्ता अपना रखा है। तो ये भविष्य के युद्ध को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, तो चाइना के सर्वाइवल के लिए ताइवान बहुत इशू बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखोगे इस लाइन के बाद से यहां पर जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया है। जापान का कॉन्ट्रैक्ट है, साउथ कोरिया का कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका के साथ कि आप हमें सुरक्षा दोगे। जापान ने बोला कि हम अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका जो है ऐसी स्थिति में हमारी सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने यूरोप की कंट्रीज के साथ भी टाई अप किया हुआ है कि मेरा परमाणु बम आपका परमाणु बम आप बनाओ मत, अगर कुछ होगा तो मैं अपना दे दूंगा। तो जापान ने भी इस बात को लेकर बोला। जो जापान के जो राष्ट्रपति जो मारे गए शिंजो आबे, वो ये कह रहे थे कि इस पॉलिसी के खिलाफ थे कि हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें अपना बनाना चाहिए। और लगातार वो इस बात को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना से खतरा हमें है, जापान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम क्यों किसी पे भरोसे बैठे, हम खुद बना सकते हैं। तो शिंजो आबे को एसिनेट किया गया, और कहा जाता है कि जहां पर एसिनेट किया गया, मतलब कि यहां पर जो इस इलाके में नारा एक जगह है, वहां पर उनको मारा गया। और नारा में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और कहा जाता है कि चाइना ने शायद इन्फ्लुएंस किया उस आदमी को कि तुम शिंजो आबे को मार दो है। ठीक है, अब चाइना अमेरिका से क्या है कि अमेरिका की जो दो बड़े सब वो हैं आपके जो प्रोटेक्शन देने के लिए, जापान हो गया, साउथ कोरिया, और भी कुछ और भी हैं। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो इन पे प्रेशर बनेगा, या अमेरिका पे प्रेशर बनेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो चाइना को यहां से रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस जगह से वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो सारा मैटर जो ताइवान के ऊपर घूम फिर के बना हुआ है ये। तो जब अभी ताइवान हुआ क्या था कि अमेरिका की जो स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोस्की वो जब पहुंची यहाँ पर, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध अपनाया, क्योंकि भैया आपने बिना पूछे क्यों आ गए, आप हमारे इलाके में एंट्री कर रहे हो, इस तरह की बातें। तो खैर वो चली गई, लेकिन चाइना ने प्रेशर डालने के लिए हवाई जो एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने की है कि मिसाइल उठाई, यहाँ से यहाँ फेंक दी, मतलब पूरा ताइवान क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो ये सब रहा है इसके अंदर। तो ये आपको दोनों में पॉइंट दे दिए कि आपको थोड़ा सा GS2 मेंस का GS2 के बारे में पता लग गया। ठीक है, और आपको थोड़ा सा यहाँ प्री के बारे में पता लग गया। पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा मसला है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा ही इसलिए कि वो यहाँ पर फोकस ज़्यादा कर सके, ताइवान में नहीं, ये पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में ज़्यादा बवाल चल रहा है। क्वाड जो है अपना, वो भी यहीं पर इसी पर एक्टिवेट है। ठीक है ना, सर हमारे पड़ोस में रहते हैं ताइवान में। हाँ रहते हैं, हाँ, अच्छा। वो कुछ उनका धर्मांतरण वाला कुछ चलता है ताइवान में। यहाँ पड़ोस में। अच्छा, धर्मांतरण वाला मिशनरीज है क्या? हाँ, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, बोर्ड लगा के कुछ अपना बौद्धिस्ट मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, बौद्धिस्ट हैं। 20 लोग रहते हैं उसमें। अच्छा, पूरा वो हो गया उन्होंने मतलब पूरा घर ले रखा है। हाँ, समझ गए। ठीक है, अगर लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब वो है ताइवान हिंदी बोल लेते हैं। What is the name of the satellite developed by the 750 girls across 75 rural schools to be launched by ISRO? 75 गांव की स्कूल की लड़की, मतलब 750 लड़कियां जो थी 75 स्कूल की, उन्होंने सैटेलाइट बनाया। उसका नाम क्या रखा गया? आजादी सेट। ठीक है, ये जैसा सेट आपका जो SSLV से लॉन्च किया जाएगा। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका एक बड़ा भाई भी है, क्या नाम इसका? वो सबसे बड़ा भाई है। बीच वाला भाई का नाम क्या है? SSLV का बड़ा भाई, अरे PSLV। हाँ, तो बड़ा भाई बोला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उससे बड़ा क्या है? GSLV। GSLV और PSLV क्या फर्क है? नाम सुना है भाई? सैटेलाइट्स का साइज, भाई माल उठा के देना, तो अगर माल
छोटा है तो टाटा एस लगता है, छोटा वाला, छोटा हाथी से कहते हैं। ज़्यादा सामान रखा है तो बड़ा ट्रक लगता है। तो बस कहानी यही है। तो PSLV जो है वो छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए हैं, और अगर और छोटा है तो ई रिक्शा होता है। तो ये SSLV ई रिक्शा है, हाँ ई रिक्शा में जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा कुर्सी वुर्सी है, ठीक है। तो PSLV इंडिया का सबसे सक्सेस एक स्टोरी है अपने आप में, क्योंकि इंडिया में सैटेलाइट बना तो दिया आपने, पहुंचाना कैसे है ऑर्बिट में, ये भी तो चैलेंज, और खर्चीला है। इसरो ने क्या बनाया कि एफिशिएंट प्लस चीप बनाया, एफिशिएंट प्लस चीप, कि मतलब एक तो गारंटी है कि सक्सेसफुल हो जाएगा और सस्ता भी है। तो अमेरिका तक की जो सैटेलाइट्स हैं, छोटी सैटेलाइट्स जो हैं, वो इंडिया करता है। लेकिन इंडिया को चैलेंज मिलना शुरू हो रहा है, किससे मिल गया? इसरो की जो स्ट्रेंथ है सस्ते में लॉन्च करने की, उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है एलन मस्क की स्पेसएक्स से। क्यों मिल गया है? स्पेसएक्स क्या कर रहा है? क्या कर रहा है स्पेसएक्स? क्या कर रहा है स्पेसएक्स? क्या कर दिया मतलब स्पेसएक्स ने? स्पेस पे लॉन्च किया चीपर रेट में। नहीं, और बताओ। उन्होंने रीयूजेबल जो है रॉकेट बना दिया। क्योंकि देखो PSLV क्या होता है, एक बार गया लेकर खुद भी खत्म हो गया, लेकिन सैटेलाइट पहुंचा दी उसने। लेकिन जो उन्होंने बनाया है स्पेस कि वो ले गया, पहुंचाया, वापस भी आ गया, उसको दोबारा यूज कर सकते हो आप। तो खर्चा कितना कम हो गया आपका। ये है इसरो का जो स्ट्रेंथ, इसरो की जो स्ट्रेंथ थी उसको चैलेंज मिल गया है यहाँ पे। खैर चलो, ये आज़ादी सेट आई है, ठीक है। मैं 2-4 एंगल आपको इसलिए देता रहता हूँ कि यार थोड़ा सा ना मेंस मून से कहीं है तो कुछ तो लिख सको। पेपर तो पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। कब पढ़ा था पिछली बार पेपर? याद ही नहीं है, हैं? परसों पढ़ा था? कल पढ़ा था? विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद द बांग्लादेश फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स। बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था लोगों ने। कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कर दिया MOU, ठीक है। बांग्लादेश के आने सुना चुका हूं मैं आपको, अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन कंट्री। एक कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है कि अपनी डिलीवरी सर्विस को इंप्रूव कर सके। हैं? स्नैपडील ने? अमेजॉन, अम्मा जान ने किया है अमेजॉन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी किया हुआ है तो कर रहा है, अपने डिलीवरी से करता है, ठीक है। चलिए, ये तो फैक्चुअल है ज़्यादा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? बेंगलोर। इंडिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। किसने बनाया था ये? टाटा वालों ने बनाया भैया ये। अरे यार पता ही नहीं है। एंड द ISC एंड द डैश हैव साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट इन एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन आर्मी के साथ कर रहे हैं टाई अप, नहीं सॉरी नेवी के साथ टाइप किया, ठीक है। इंडियन नेवी ISC और इंडियन नेवी साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट on aviation research and development and to accelerate the efforts of Indian Navy to become self-reliant under आत्मनिर्भर भारत। इंडियन नेवी, इसे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंडियन नेवी से आपको ना लगातार मिलेगा सुनने को। ब्लू नेवी सुना कभी नाम? कभी नाम सुना ब्लू नेवी? क्या होता है ब्लू नेवी? हाँ वो तो नेवी पानी में होती है भाई, हवा में थोड़ी फैलती है। ब्लू नेवी कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं कि इंडिया वाले, हाँ नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्लू नेवी कहते हैं इंडिया जो है वो ब्लू नेवी बनना चाहता है। इंडियन नेवी ब्लू नेवी बनना चाहती है, मतलब कि बहुत ही एडवांस नेवी, ठीक है, बहुत ही मतलब हाँ वही एडवांस कह लो हर तरह से जो उसके है वो चीज़। तो ब्लू नेवी इंडिया जो है ये जो ये कॉन्सेप्ट है वो जो आपका रॉयल जो नेवी है ना, कौन सी इंग्लैंड वाली, वहाँ से कॉन्सेप्ट ये आया हुआ है, ठीक है। ब्लू नेवी का ये कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया कि ऐसी नेवी बनना जो कि बहुत ही एडवांस है, बहुत ही एफिशिएंट है। और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम लोग ब्लू नेवी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि जो इंडियन ओशन के अंदर जो है, ठीक है, अब देखो ना अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ को पूरा कवर करना है तो इस पूरे इलाके पे जो हमें जो क्या हाँ अपना जो कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लू नेवी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें खतरा चाइना से है, ठीक है। और बाकी हो सकता है कि भविष्य में अमेरिका से भी लड़ सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। चलिए हो गया, ठीक है। याद नहीं सब ये ना शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लू नेवी वगैरह, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हो तो गड़बड़ा जाते हो आप लोग की, हाँ ना पता ही नहीं होता आपको घबरा जाते हो, ठीक है।
एक, हाँ अच्छा ये आ चुका है, चलो फिर से आ गया, चलो हटाओ फिर। Who has been selected as the 14th Vice President of India? कौन है? जगदीश धनखड़ है। ये पहले क्या थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। उससे पहले वकील हुआ करते थे, पता ना, 14 थे अब। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। विच इज द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल ऑफ द रिकमेंडेशन एंड नॉमिनेशन फॉर ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स? ऑफिशियल अवार्ड्स के लिए एक ना पोर्टल बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, कॉमन पोर्टल बनाया गया है कि सारे रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन उसी में करा जाएगा। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पोर्टल। क्या नाम है? राष्ट्रीय पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है वो है, इसमें सारे जो है अवार्ड डाले जाएंगे, ठीक है। ये सब सिंपल है, पढ़ने वाले हैं। दोनी पोलो एयरपोर्ट, दोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थर्ड एयरपोर्ट विच इज अंडर द कंस्ट्रक्शन इन ईटानगर, इट इज द ओनली एयरपोर्ट इन द कैपिटल सिटी एंड थर्ड इन द स्टेट आफ्टर द पासीघाट एंड तेजू एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। डोनी मीन्स सन एंड पोलो मीन्स मून, ठीक है। पोलो, ऑपरेशन पोलो कहाँ पर है? हैदराबाद, ठीक है। पता है? बता दो भैया इनको ऑपरेशन पोलो, इनको नहीं पता? अच्छा, इतना भरोसा तुम्हें है कि इनको पता, खाली समय बस इनको बस इतना भरोसा। क्या ऑप्शन बोलो, क्या था? क्या है ऑप्शन? हैदराबाद को मिलाने में जो हुआ था उसको ऑप्शन बोलो कहते हैं। क्यों है ऑप्शन बोलो का नाम? भरोसा पढ़ तुम रही हो, याद उसको है कि तुमने पढ़ा है, क्या बात है। विच स्टेट अपॉइंटेड डिलॉयट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट? ये एग्जाम सवाल पूछ चुका हूँ। अरे सुनो यार, समय नहीं है। डिलॉयट इंडिया को एज अ कंसल्टेंट किस स्टेट ने अपॉइंट किया है? ये सवाल पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। कंपनी का नाम है भाई डिलॉयट इंडिया, एज अ कंसल्टेंट। अरे यूपी अपना, ठीक है। किस तरह से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, पूछा था मैंने यार, ठीक है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन जाएगी, इसके ऊपर जो है पूरा एक्शन प्लान जो है वो कराया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ हो नहीं सकता, मैं इतना भरोसा आपको योगी जी के ऊपर, क्या है यार, सुनना फिर अच्छा काम कर रहे हैं यूपी भैया अपना। हु चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? कौन? बिल्कुल पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है यार, ठीक है, ठीक है। गवर्निंग नीति आयोग का मेंस जब पढ़ेंगे GS2 में पढ़ेंगे तो पूरा नीति आयोग ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, वो करेंगे। तो इसका हेड जो होता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो जो एक्स ऑफिशियो है, इसका मतलब क्या होता है यार? एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? सेम चीज आएगी जब ये बोला जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, होता है पदेन, यानी कि जो प्रधानमंत्री बनेगा ना वही इसका नीति आयोग का जो है वो चेयरमैन बन जाएगा। एक्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नीति आयोग के पूर्वज का नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंसेस क्या है? हाँ वो ठीक है, लेकिन हम पढ़ना पड़ेगा जब बेंच पढ़ेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में फर्क क्या है। ये बेसिकली यार थिंक टैंक है, ये बस थिंक टैंक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी में क्या करना क्या नहीं करना ये सब बताता रहता है। नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुज सर्विस हैज बीन एक्सटेंडेड टू अनदर 1 ईयर पीरियड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। किसी की 1 साल की जो है नौकरी बढ़ा दी गई है। इनका नाम है आपका राजीव गौबा, कैबिनेट सेक्रेटरी है इंडिया के रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिलीज द 3rd कॉमिक बुक ऑन स्टोरीज ऑफ डैश ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। कितने फ्रीडम फाइटर्स के कॉमिक्स बुक निकाली है? 20 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके ऊपर निकाली है। इसको तिरंगा उत्सव सेलिब्रेशन दिल्ली में मनाया है, ठीक है। और ट्राइबल फाइटर्स के ऊपर एक सवाल आ सकता है क्योंकि RRR पिक्चर आई है और उस पर ट्राइबल फाइटर्स के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ट्राइबल्स के बारे में बिरसा मुंडा ये सब जो हैं आपके ट्राइबल फाइटर्स हैं ये, ठीक है। In which state PM Modi has inaugurated and laid the foundation stone of श्रीमद राजचंद्रा मिशन प्रोजेक्ट? हाँ तो क्या मतलब गुजरात में ही है, ठीक है। इन्होंने एक फाउंडेशन डाला है, मतलब कि नींव डाली है श्रीमद राजचंद्रा मिशन, जिसमें 300 करोड़ रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट है। इसमें हॉस्पिटल वगैरह, एनिमल हॉस्पिटल
विल बी 150 बेड हॉस्पिटल बेड, टोटल कॉस्ट ऑफ अराउंड 70 करोड़, ठीक है, बनाया जाएगा। चलिए तो वन डे एग्जाम है। विच इंडियन आर्म फोर्सेज लॉन्च द हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम? हिम ड्रोन अथॉन, एयरफोर्स भी हो सकता है। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन क्या होता है? हवाई जहाज, सर मतलब हवा में जो चलता है। हवा में चलता है, पतंग, मैनुअली अनमैन्ड, हाँ ठीक है। ड्रोन, ड्रोन चलो देखिए, ड्रोन के ऊपर कई क्वेश्चन बनेंगे, ये तो पढ़ेंगे अभी हम लोग। चलो पहले इसको इसका आंसर देते हैं। इसका है, हाँ इंडियन आर्मी नाम है, सॉरी इंडियन आर्मी नहीं है, हाँ इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी है, ठीक है। हिम ड्रोनाथॉन जो है इसका ये है, लेकिन ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मेन जो है मुझे बताना जरूरी है कि ड्रोन एक अपने आप में थ्रेट है, कैसे? हैं? पहले ड्रोन के फायदे क्या है, फटाफट बताओ। अनमैन्ड वो सर्विलांस के काम आ सकता है, देखने रखने के लिए काम आ जाता है, काफी हाइट पे रहता है, वहां से निगरानी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यही थ्रेड भी है, क्योंकि ड्रोन से दिक्कत क्या है, जैसे मान लो अगर कोई जहाज उड़ा, जहाज कोई उड़ा, मतलब पाकिस्तान से कोई जहाज या मिसाइल पाकिस्तान से आई या चाइना से कहीं से भी आई, तो हमारे पास रडार होते हैं, होते हैं। तो रडार क्या करते हैं, वो सिग्नल्स, एक इसका वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, छोड़ देता है, बोला कुछ कि हाँ भाई हम उड़े हैं, तो ये सिग्नेचर कैच कर लेते हैं रडार, ठीक है। इससे पता लग जाता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ उड़ के आई है, तो ये काउंटर जो है तैयार हो जाता है। ड्रोन के साथ दिक्कत क्या है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो रिलीज नहीं करता है, तो रडार जो है वो मतलब हेल्पफुल नहीं हो पाते हैं। अब हमारा पाकिस्तान से कोई ड्रोन ऐसा आता है, अपने साथ वो छोटे मोटे अगर बम भी लेकर आए और कहीं पर डाल दे तो मुश्किल हो जाता है, तो इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ईजी टू ऑपरेट है, कोई बहुत टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए कि मतलब चलो कुछ बहुत अच्छे ड्रोन हैं, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे भी नुकसान करना चाहे तो कर सकता है। तो ड्रोन को लेकर अपने आप में एक अपने आप में सबसे बड़ा थ्रेट है ये। और अभी ने आई थिंक इजराइल में बोला था इस बात को, अच्छा इजराइल इस मामले में बहुत अच्छा है, ड्रोन के मामले में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत अच्छा है। इजराइल से इंडिया ने बहुत कुछ ड्रोन खरीदे भी हैं, ठीक है, कि वहाँ पर डिलीवरी जो हो रही है इसकी क्या नाम है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी वो ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। अमेजोन वगैरह के फ्यूचर में हम ड्रोन के माध्यम से जो है, डिलीवरी बॉय नहीं आएगा, ड्रोन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में क्या सक्सेस, एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम तो थ्रेड का है ना भाई। कोई भी चीज, अब जैसे कि हुआ क्या कि पाकिस्तान से बहुत सारा हथियार ड्रोन के माध्यम से इंडिया में स्मगल हो गया, ठीक है। अब कोई आदमी होता नहीं है, ड्रोन उठा यहां से करते हुए इधर गया, इधर ड्रॉप कर दिया। जब तक पकड़ा ड्रोन को, पता लगा कि कुछ पहले से भी कुछ हथियार जो है ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे। नहीं, रेंज भी है, सब कुछ है। अब इसमें देखो दो तीन चीजें हैं, इसको डिटेल पढ़ेंगे। इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं वो अलग है, मैं मोटा मोटा समझाता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो कन्वेंशनल रडार हैं उनमें दिक्कत है, पकड़ नहीं पाते, लेकिन अब रडार ऐसे भी आ सके जो ड्रोन की भी वो कर सकते हैं, ठीक है। वो लगाना पड़ेगा, नए थोड़ा सा एडवांस करने पड़ेंगे, लेकिन है, ठीक है। ड्रोन को लेकर ये है कि एक हाइट फिक्स की गई है कि बहुत सेंसिटिव एरिया में, एक तो भाई ड्रोन अलाउड नहीं है, बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया कि 15 अगस्त की परेड चल रही है, मोदी जी आए तुम यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ, तो वो सब नहीं कर सकते आप, सेंसिटिव इलाके में नहीं कर सकते। उसकी एक हाइट भी निश्चित की गई है और एक फिक्स भी की गई, इस तरह के ड्रोन ही जो है खेलने के पर्पज से या रिसर्च के पर्पज के लिए हो सकते हैं, जो ज़्यादा आप जैसे हाँ इधर खेल सकते हो, ये नहीं कि आप कुछ सामान उठा ले आना कैपेबल ड्रोन जो है, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन ये जो है ना अपने आप में एक सवाल भविष्य में रहेगा, एक क्योंकि थ्रेड भी है। ये भी तो लाइसेंस जो रहेगा, जैसे यूएई में सब ये लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है वो ले सकता है ड्रोन, हाँ। लेकिन इंडिया में अभी ये चीज, अभी इंडिया के बच्चों वाले ड्रोन चल रहे हैं ना, छोटे वाले, खेलो उसके बैठ के। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत कितना ज़्यादा रिस्क है सब चीज़ों के अंदर, टेक्नोलॉजी ऐसे से आ रही है, रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है इसके अंदर।
वी प्रणव हु हैज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, किसके साथ, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वी प्रणव? चेस। क्यों है? क्योंकि ये 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं हिंदुस्तान के, ठीक है। चेस टूर्नामेंट, चेस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई के अंदर वर्ल्ड कप कौन जीता है? अरे चेस वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री जीती? यूक्रेन। यूक्रेन जीत गई, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इंडिया थर्ड आई है। चेस कौन आप खेले? तो चेस आता है? आता है, गॉड। चेस आता चेस कोई चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 3 है। एक स्टेट ने एक इंट्रोड्यूस किया एक बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022, इंपॉर्टेंट है, फॉर द इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 3 है। अभी तक आर्टिकल 1 to 3 पढ़ते हैं, उसमें 3A नया आर्टिकल डाला जाए, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया है। कौन से स्टेट ने? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। उसके एमपी ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि 3 राजधानियां, एक स्टेट की 3 राजधानियां उसके अकोमोडेट करें, ठीक है। इट सीक्स टू प्रोवाइड अ स्टेट लेजिस्लेशन विद एक्सपीरियंस वन और मोर कैपिटल्स विद इन द टेरिटरी, ठीक है। 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी इनकी? एक हैदराबाद है और एक नई बनाई उन्होंने, कुछ क्या है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बनाई उन्होंने, नई, दिमाग कर गया मेरे को, आ गया। चलिए बताता हूँ मैं इसके अंदर, ये समझ में आ गया ना कोई आर्टिकल, ठीक है। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यूटी। अरे जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कर वाला है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं इसको? स्टील आर्ट। हाँ, आर्ट डेक जो है, ठीक है, इस तरह का जो है ये बना दिया गया सबसे, ठीक है। हाँ, चिनाब ब्रिज नाम है इसका, हाँ, नदी भी है। ठीक है, चिनाब नदी भी है। अभी एक सवाल यहाँ से बोलो, ज्योग्राफी में एक सवाल बनेगा आप लोगों का, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को लेकर बताना पड़ेगा। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडस रिवर की जो है कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पाकिस्तान जाती हैं और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिंदुस्तान जाती हैं? या पाकिस्तान के बाद कौन कौन सी नदियों के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना, तो ये आपको पता करना चाहिए। तो चिनाब हिंदुस्तान में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आएगा कि कुछ, क्योंकि जो वाटर निकलता है वो वाटर पाकिस्तान कितना यूज़ कर सकता है, इंडिया कौन यूज़ कर सकता है। 1960 की वाटर ट्रीटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ अगर लंबा चला है तो ये ट्रीट चली है वर्ल्ड बैंक वाली, ठीक है। इसे वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके मतलब वो किया था, मतलब हाँ ठीक है, इंटरमीडिएट था। तो उसमें क्या था कि जो पानी जा रहा है इन 3 रिवर्स, कुछ रिवर्स इंडिया में रहेंगी, चेनाब, झेलम, हाँ ठीक है, जो बाकी सिंधु है, इंडस जो आ रही है, बाकी जा रही है, ये इसमें जो है वो कुछ रेशो जो है पानी पाकिस्तान को देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं अगर प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान जो है इसका पानी जो है वो रोक रहा है। ये क्लेम कितना सही है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, बस डिस्कस बाद में कर लेंगे। पहली चीज़ कि अभी तक जो 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से मान लो 60-40 का रेशियो था, सॉरी 80-20, 80 उनका 20 अपना, उनका हाँ 80 पाकिस्तान का ना, 20 अपना। प्रॉब्लम ये थी कि हम इतना पानी भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, न डैम था, कुछ था वहाँ पर, तो थोड़ा बहुत खेती के लिए इस्तेमाल होता था, थोड़ा बहुत हाइड्रो प्रोजेक्ट से, लेकिन हम अपना 20% पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो टेक्निकली मान लेते हैं 90-10 रेशियो के हिसाब से पानी जाता था, कि 90% पानी जो चला जाता था। अब कुछ सालों में जब डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया ने क्या किया, हो हम अपने हिस्से का पानी भी हम लेना चाहेंगे, तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे डैम बनाना शुरू कर दिया कि भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स अभी आप पढ़ोगे वो हम बना दिए। तो पाकिस्तान चलाना शुरू कर दिया कि भैया आपने हमारा पानी ले लिया, तो कमेटी बनी, तो कमेटी आई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो पानी डिस्कस किया गया था वो पहले आपको मिलता रहा, अलग बात है, लेकिन अब इंडिया बना रही, तो लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग ही चल रही, अभी चल रही है। अभी आपको एक्स्ट्रा मिलता रहा था वो अलग बात है, लेकिन अब इंडिया इसको यूज़ कर रही है। और दूसरी बात क्या प्रॉब्लम है, क्या है कि जो मानसून आया, जो मानसून है या जो जिस तरह सिस्टम है, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से भी पानी का जो बहाव है वो बहुत कम हो गया है, नेचुरली कम हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 3 नदियों से पानी ना मिले तो पाकिस्तान का जो ये जब
पंजाब का इलाका है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और पंजाब के इलाके की से ही खेती होती है उनकी, पंजाब के इलाके से, पाकिस्तान पंजाब के इलाके से पूरा पाकिस्तान का पेट भरता है, क्योंकि बलूचिस्तान और इधर तो कुछ वैसे कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक किया रहता है कि अगर एक फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी है कि अगर अपना पानी हम रोक दें, या कुछ तो कहते हैं कि अगर हटाओ ये ट्रीटी फ्रीटी, रोको पानी यहाँ से, एक बात है, तो भी पाकिस्तान को हम कह सकते हैं। लेकिन वो चीज़ इनह्यूमन होगा, इंडिया कहती है ये चीज़ सही नहीं रहेगी, लड़ाई के समय देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अभी फिलहाल किया है।